बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, अगला लेक्चर शुरू करते हैं। अब फ़ियोल ने जो बेसिकली मैनेजमेंट को डिफाइन किया तो उसने कहा कि इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, यानी कि जो मैनेजमेंट का जो बेसिक काम है वो है एडमिनिस्ट्रेशन। अब एडमिनिस्ट्रेशन उसने बेसिकली अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में देखें तो वो रिसोर्सेज की एडमिनिस्ट्रेशन है। अब रिसोर्सेज को अगर हम सब डिवाइड करें तो पीपल, ठीक है, फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंस में आप हम अगर कहें तो कैश इनफ्लो आउटफ्लोज को, और जो आपके एसेट्स हैं, ठीक है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन। तो अब जब मैनेजर ने बेसिकली रिसोर्सेज को मैनेज करना है तो उसकी एक बेसिक ड्यूटी बन जाएगी, वो बनेगी रिसोर्सेज की जो एलोकेशन है। अब पहले तो वो एलोकेट करेगा, उसके बाद उसकी एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। अब पीपल की एलोकेशन है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में किन लोगों को लेके जाना है, ठीक है, एचआर में किन लोगों को लेके जाना है, उनको ड्यूटीज असाइन करनी है, ठीक है, फिर उनको ऑब्जेक्टिव्स असाइन करने हैं। तो एक प्रॉपर जो है वो एक फ्लो बनेगा। अब वो फ्लो कैसे स्टार्ट होगा? सबसे पहले वो फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स। अब देखिए थोड़ा सा जो चीजें कंफ्यूज कर रही होती हैं, प्लानिंग का जो वर्ड है वो इटसेल्फ जब हम प्लानिंग को टेक्निकल वे में डिफाइन करते हैं तो वो सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स है, ये हमने शुरू में पढ़ा था, ठीक है। और उसके बाद आप अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी जो है वो चूज करते हैं या डेवलप करते हैं टू अचीव दोज ऑब्जेक्टिव्स। तो लेकिन यहां पे जब प्लानिंग का वर्ड यूज हुआ है तो वो इंग्लिश वर्ड के तौर पर यूज हुआ है कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को प्लान कर रहा है। फिर ऑर्गेनाइजिंग रिसोर्सेज टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो ये जो बेसिकली चीज है, ये दोनों को अगर हम टेक्निकली डिफाइन करें तो ये बेसिकली टेक्निकली वो प्लानिंग में आ जाएगा। अब कोऑर्डिनेशन कंपनी एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स, तो यहां पे बेसिकली फिर एक मिसिंग जो चीज है, कोऑर्डिनेशन बिटवीन कंपनी ऑब्जेक्टिव्स एंड इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। देखिए बेसिकली क्या होगा, मैंने ऊपर बताया आपको कि एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय जो है वो क्या है, वो है जो कि ये समझता है वो ऑर्गेनाइजेशन को ओन करता है, और वो ऑर्गेनाइजेशन को ओन करेगा जब तो जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अपने ऑब्जेक्टिव्स समझेगा, ठीक है। तो अब ये इंडिविजुअल्स हैं ए बी सी डी, और ये कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशन है। तो जो इंडिविजुअल के ऑब्जेक्टिव्स हैं अगर वो कंपनी के ऑब्जेक्टिव से डिफर कर रहे हैं तो फिर ये कभी भी कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं हो सकेंगे, क्योंकि एक डेवलप हुआ है। कमांडिंग, अगेन हमने बात पढ़ी कि जो क्लासिकल थ्योरी थी वो ब्यूरोक्रेटिक इन नेचर थी। जो क्लासिकल थ्योरीज जो थ्योरिस्ट थे वो ये समझते थे कि जो मैनेजर है उसकी जो नेचर है या उसका जो काम करने का तरीकाकार है वो ब्यूरोक्रेटिक होना चाहिए इन नेचर। और उसके बाद कंट्रोलिंग है, तो कंट्रोलिंग बेसिकली क्या था कि जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हुए हैं उनको आप कंपेयर करेंगे एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ, ठीक है, और उसमें जो डेविएशंस आ रही होंगी या वेरिएंस आ रहा होगा उस पे आपने करेक्टिव जो मेजर्स लेने हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। हाँ जी, अब टू एनेबल दीज फ़ियोल सजेस्टेड 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट फॉर एडॉप्शन। डिवीजन ऑफ वर्क, वही बात है कि हमने क्या करना है, डिफरेंट पीपल को डिफरेंट जो कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव्स है उनको आपने सेग्रीगेट करना है, डिवाइड करना है, और उनको आगे डिफरेंट लोगों को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो है वो असाइन करने हैं। उससे स्पेशलाइजेशन आएगी। स्पेशलाइजेशन क्या होती है कि एक बंदा एक ही काम को बार बार जब करेगा तो उसकी जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी, एफिशिएंसी लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो जो इकोनॉमीज हैं वो अचीव होंगी, बेस्ट पॉसिबल कॉस्ट जो है, मिनिमम पॉसिबल कॉस्ट जो है उसमें आप वो काम कर सकेंगे। अब चूंकि उसने कमांडिंग करनी है तो उसके लिए उसके पास अथॉरिटी होनी चाहिए, ठीक है, लीडरशिप।
अब लीडरशिप जो है वो बेसिकली क्या था कि लीडर इज कंसर्न्ड विद पीपल, उसका जो मेन कंसर्न है वो कौन है, लोग हैं जो उसके नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो गुड लीडरशिप भी शुड बी प्रोवाइडेड, कि ये मैनेजर के अंदर अच्छी लीडरशिप की क्वालिटीज भी होनी चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड, ठीक है, तो ऊपर जो है वो कहता है कि एक बंदा बैठा होना चाहिए, हर बंदा जो है अल्टीमेटली उसी को रिपोर्ट कर रहा हो, ठीक है। वेयर एवर पॉसिबल अ सबऑर्डिनेट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू वन सुपीरियर, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अब जाहिर सी बात है अगर एक ही बंदा बैठा हुआ है तो वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन ऑटोमेटिकली आ जाएगी कि वही सबको ऑर्डर दे रहा है। A single plan should be laid down for all employees engaged in the same work activities. In other words, one head and one plan for a group of activities with the same objective. Remuneration, again reward जो है वो पैसे की शक्ल में है, ठीक है। Wants and needs, pay should be fair to both the employees and the firm. वही win-win situation आपने डेवलप करनी है। सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, अगेन ये वही वाला पॉइंट है, एक डिफरेंट एंगल से डिफाइन हुआ कि एक बंदे के पास अथॉरिटी होनी चाहिए। दिस ऑलवेज बी प्रेजेंट टू अ ग्रेटर और लेसर डिग्री, द डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन शुड वेरी अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लेकिन बेसिक रिकमेंडेशन उसकी ये है कि सेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, लेकिन किसी जगह पे आप डिसेंट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। अब सेंट्रलाइजेशन क्या है कि सारी डिसीजन मेकिंग एक जगह पे हो रही हो। स्केलर चेन, यानी कि चेन ऑफ कमांड जो है वो प्रॉपरली डिफाइन होनी चाहिए। ये ऊपर डायरेक्टर है, उसके नीचे मैनेजर है, फिर असिस्टेंट मैनेजर है, ठीक है। तो ये एक बाकायदा जो है वो ये बंदा जो है ये इसको रिपोर्ट करेगा अपने से ऊपर वाले को, ये इसको रिपोर्ट करेगा अपने से ऊपर वाले को। The clear line of authority is necessary to ensure that managers know who can delegate to them, who they can delegate to, and whom they are accountable, ठीक है। तो प्रॉपरली अंडरस्टैंडेबल होता है अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी। ऑर्डर, देयर शुड बी प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज लॉस्ट टाइम एंड अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ मटीरियल। इट इज एसेंशियल टू हैव मटीरियल ऑर्डर एंड सोशल ऑर्डर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कि आपने मतलब एक प्रॉपर जब चेन ऑफ कमांड बना दी तो हर बंदे को पता है कि मेरे पास कितनी अथॉरिटी है, मुझसे कौन पूछ सकता है। अगर कोई बंदा पूछ रहा है तो आई हैव टू आंसर इट, वो अपनी जिम्मेदारी समझे। इक्विटी, अब इक्वालिटी एंड इक्विटी इसमें फर्क है। अब इक्वालिटी बेसिकली क्या है, इक्वालिटी ये है कि हर बंदा बराबर है। जो सोशलिस्टिक इकोनॉमी थी, जो कार्ल मार्क्स का व्यू था, वो यही था कि हर बंदा जो है वो बराबर है। लेकिन नेचुरली ऐसा नहीं है, ये ना खुदा का सिस्टम है, ठीक है, ना ऐसा पॉसिबल होता है। कुछ लोग ज्यादा एफिशिएंट हैं, कुछ कम एफिशिएंट हैं। तो इक्विटी का मतलब ये है कि जो बंदा जो डिजर्व करता है वो उसको मिले, ठीक है। अ कॉम्बिनेशन ऑफ काइंडलीनेस एंड जस्टिस, अगर एक तरफ आप काइंड हैं तो दूसरी तरफ जस्टिस भी होना चाहिए। अब काइंडलीनेस अगर खाली है तो इसका मतलब आप सारे लोगों को बराबर ट्रीट कर रहे हैं, सारे लोगों को एक जितनी तनख्वाह दे रहे हैं। लेकिन जस्टिस है तो अगर ये बंदा एफिशिएंट है तो इसकी सैलरी ज्यादा होनी चाहिए, ये उससे कम एफिशिएंट है तो इसकी सैलरी उससे कम होनी चाहिए। तो इक्विटी और इक्वालिटी में जो डिफरेंस है वो लाजमी आपको पता होना चाहिए। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल्स इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट, के इंडिविजुअल का जो इंटरेस्ट है और जो जनरल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट है, ठीक है। तो जो इंडिविजुअल का इंटरेस्ट है वो नीचे है, प्रायोरिटी किसको है, कंपनी के इंटरेस्ट को। द इंटरेस्ट एंड गोल्स ऑफ इंडिविजुअल मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सबसर्विएंट टू द ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, ठीक है। एक बंदा है, मतलब आपके पास ऑर्डर आया हुआ है, आपने हर सूरत जो है उसको डिलीवर करना है और आपको ओवर टाइम लगवाना है। तो अब एक एम्प्लॉई जो है वो अगर बहुत ही कोई इमरजेंसी नहीं है तो उसको ओवर टाइम लगाना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर ऑफ पर्सोनल, ठीक है, कि एक बंदा जो है वो कितने अरसे तक किस जगह पे रहेगा वो स्टेबल होना चाहिए। मतलब एक बंदे को अनड्यू प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, फौरी तौर पर प्रमोशन नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है।
और उसको मतलब अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को आप मैनेजर रखते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस चेक करने के लिए आपको जाहिर सी बात है उसको कुछ ना कुछ टाइम तो देना पड़ेगा। इनिशिएटिव, ऑल एम्प्लॉय शुड बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू यूज देयर इनिशिएटिव, यानी कि वो अपने आइडियाज कम से कम डिस्कस कर सकें, ठीक है, लेकिन फाइनल डिसीजन बहरहाल मैनेजर को होगा। एस्पिरेट डी कॉप्स लैटिन टर्म है, इट इज अ टास्क ऑफ मैनेजमेंट टू फॉस्टर एस्पिरेट डी कॉप्स, दैट इज टू एनकरेज हार्मनी एंड टीम वर्क। लोग जो है वो एक दूसरे को से अपने आप को एलियन फील ना करें, टीम वर्किंग को एनकरेज करे मैनेजर, ताकि सब लोग जो है वो मिलजुल के जब काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं साइनर्जी। साइनर्जी का कॉन्सेप्ट क्या है कि 1 + 1 = 3, यानी कि जब दो लोग मिलके काम करते हैं तो आउटपुट जो है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। 1 1 2 11 उर्दू में हम उसकी एग्जांपल इस तरह से देते हैं। उसके बाद वेबर जो है जी थर्ड हमारा क्लासिकल जो थ्योरिस्ट था, वो उसने कहा था कि जो मैनेजमेंट है वो ब्यूरोक्रेटिक होती है, बेस्ड ऑन हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, यानी कि इसके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी है, उसके नीचे काम करने वालों के पास उससे कम है, उससे नीचे काम करने वालों को उसके कम है। स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्न डिसीजन मेकिंग, ठीक है, कि जो भी डिसीजन मेकिंग है उसके लिए स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए, लेकिन इससे ये होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। जो हमने आगे कॉन्टीजेंसी थ्योरीज जो है वो मैनेजमेंट की जो कि मॉडर्न थ्योरीज हैं, लेटेस्ट थ्योरीज हैं, उसमें यही है कि डिसीजन जो है वो हालात के मुताबिक होता है, लेकिन यहाँ पे वो कहता है कि जो भी डिसीजन लेना है वो अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट रूल्स लेना है। स्पेशलाइजेशन इन ड्यूटीज, सेग्रीगेटेड ऑफिसेज एंड लेवल्स, वही वाला जो मेयो का कॉन्सेप्ट था उसी को ये आगे लेके चला। Weber listed main characteristics of bureaucracy. The duties and responsibility of all members of the organizations are clearly defined. There is clear hierarchy of position with clear lines of reporting relationship. The duties are covered by comprehensive system of rules with decision being recorded and used as precedents for future situation. यानी कि एक जो मैनेजर का आज का डिसीजन है वो सक्सेसफुल हुआ तो वो एक प्रेसिडेंट क्रिएट कर देगा। एक आप यूं कह लें कि मैं उसको इजीएस्ट वे में कैसे एक्सप्लेन करूं, कि रोल मॉडल, एक एग्जांपल बन जाएगा कि फ्यूचर सिचुएशंस अगर उसी तरह की सिचुएशन है तो उसी डिसीजन को ही लिया जाएगा। ऑफिसेज आर हेल्ड बाय मेरिट, ठीक है, सब्जेक्ट टू सिस्टमैटिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, कि जो बंदा ऊपर बैठा हुआ है तो वो अगर सबसे ऊपर बैठा हुआ है तो उसकी जो सिलेक्शन हुई है वो मेरिट पे हुई है और एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है सिलेक्शन के लिए और ट्रेनिंग के लिए। ईच मैनेजर फुलफिल्स हिज और हर ड्यूटीज विदाउट रिगार्ड्स टू एनी फैमिली, पर्सनल और इमोशनल कंसर्न। ब्यूरोक्रेसी है ना भाई, वेबर्स थ्योरी हैज बीन क्रिटिसाइज्ड as having an excessive emphasis on formal organization, क्योंकि हर चीज जो है वो लिखी हुई है, whereas it is generally known that informal organization can have a vital role to play, क्योंकि जो human relations होती हैं वो भी बड़ी important होती हैं। informal role जो होते हैं, informal relations जो होती हैं वो motivation में, चीजों को normal करने में बहुत ज्यादा helpful होती हैं। Also, the assumption that hierarchy is the best way of organizing activity may differ from reality, where individuals might not do as instructed. क्योंकि ये नहीं होता कि एक इंडिविजुअल जो है वो बिल्कुल 100% रूल्स को फॉलो करे, वो हो सकता है कि अपने तौर पर भी काम को करे। तो जो अमेरिकन अप्रोच है वो यही है कि एंड रिजल्ट जो है वो अचीव होना चाहिए, काम करने का तरीका जो दिलाओ। दिस टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर इज नॉट सुटेबल इफ द फर्म ऑपरेट्स इन अ डायनामिक चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो अगर बहुत ज्यादा एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रही हैं, आपके इर्द गिर्द जो है आपके कंपेटिटर्स बढ़ रहे हैं, कंपेटिटर्स न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन यूज कर रहे हैं, कंपेटिटर्स के जो डिसीजन मेकिंग की टेक्निक्स हैं वो आपसे डिफर कर रही हैं, देयर अप्रोच टू कस्टमर जो है, देयर अप्रोच टू सप्लायर जो है वो डिफरेंट है। तो जो जैसे नोकिया है तो वो उसने अपने जो सिम्बियन उसका ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको चेंज करने की कोशिश नहीं की, तो एंड्रॉइड ने जब उसको रिप्लेस किया तो नोकिया फारग हो गया मार्केट से। तो ब्यूरोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन विल रिस्पॉन्ड स्लोली टू चेंज, क्योंकि उसने
हर सूरत में रूल्स को फॉलो करना होता है। तो अगर चेंज आ गई है तो चेंज के साथ वो अपने आप को चेंज नहीं कर सकती। लैक स्पीडी कम्युनिकेशन, रूल्स, स्टिफल इनिशिएटिव, ऊपर हमने बात की थी कि एक तरफ अगर वो इनिशिएटिव को एनकरेज कर रहे हैं तो दूसरी तरफ उन्होंने रूल्स को इतना स्ट्रिक्ट किया हुआ है कि आपने हर सूरत को रूल्स को फॉलो करना है, तो उससे डेफिनेटली इनिशिएटिव लेने वाले जो है वो डिस्करेज होंगे। हैव लिटिल इन्वॉल्वमेंट ऑफ स्टाफ इन डिसीजन मेकिंग, क्योंकि हमने बात की कि जो सेंट्रल लाइन ऑफ डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, सेंट्रलाइजेशन को एनकरेज करता है, ठीक है, जो वेबर है, और डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्करेज करता है। आगे टेरिटोरियल अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, उसी को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है।